एक बार एक बच्चा जिसका नाम राजू होता है अपनी माँ लक्ष्मी के साथ एक अंधेरे रास्ते पर जा रहा होता है। तभी उसे किसी के खाने की आवाज आती है। अरे माँ सुनो, कोई आवाज आ रही है, जैसे कोई खाना खा रहा है। लेकिन कौन है जो इतनी रात को खा रहा है? फिर राजू और लक्ष्मी आवाज की दिशा में बढ़ जाते हैं। वहाँ एक औरत बैठकर खाना खा रही होती है। राजू और लक्ष्मी उसके पास जाते हैं, लेकिन जो उन्हें दूर से औरत दिख रही होती है दरअसल वो एक चुड़ैल होती है। उसे देखकर दोनों डर जाते हैं। तभी चुड़ैल उनकी ओर देखती है और बोलती है, अरे तुम दोनों कौन हो और यहाँ कैसे आए? जी चुड़ैल जी, मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरा बेटा राजू है। आपके खाने की आवाज सुनकर यहाँ आ गए। आप इतने भुक्खड़ों की तरह जो खा रही थी, बहुत आवाजें आ रही थी। क्या कहा? भुक्खड़? मुझे ऐसे ही भूख लगती है। मैं जब जिंदा थी तब भी ऐसे ही खाती थी। आप तो एक नेक चुड़ैल लगती हैं। क्या हुआ था आपके साथ, बताइए ना मुझे। तुम जानना चाहती हो तो सुनो। एक गांव में चंपा नाम की एक औरत अपने पति ढीला सिंह और बेटे हिम्मत सिंह के साथ रहती थी। चंपा स्वभाव से ही बहुत मुंहफट, गुस्से वाली और बदतमीज थी। एक दिन वो अपने पति ढीला सिंह के साथ बैठी होती है। अजी सुनते हो, अपने बेटे हिम्मत की उम्र शादी की हो गई है। उसकी शादी की चिंता है कि नहीं? आप मेरी सुनते ही नहीं। अरे भगवान, जब से शादी हुई है सिर्फ तुम्हारी ही तो सुन रहा हूँ। तुम्हारी बात सुनने के बाद हिम्मत ही नहीं रह जाती किसी और की बात सुनने की। ओहो, ताने मारने का मौका तो बिल्कुल नहीं छोड़ते हो तुम। वाह, वैसे मैंने देखी है एक लड़की अपने हिम्मत के लिए, बहुत ही खूबसूरत है वो। तुम भी देख लेते एक बार। ठीक है, तुमने देखी है तो सब ठीक ही होगा। वैसे मैं देखकर क्या करूँगा? उसके बाद चंपा हिम्मत सिंह की शादी एक पिंकी नाम की लड़की से करा देती है। शादी के समय पिंकी के पापा श्यामलाल रोते हुए चंपा से बोलते हैं, चंपा जी, मैं अपनी बेटी नहीं जिंदगी दे रहा हूँ, इसका ख्याल रखना। और अगर कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो इसे माफ कर देना। भाई साहब, आप चिंता ना करें, मैं इसे अपनी बेटी की तरह ही रखूंगी। आप चिंता ना करें, बस आप जो दे रहे हैं देते रहना। पिंकी को चंपा और अपने पिता की बात पर कुछ शक तो होता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। शुरू में पिंकी को चंपा बहुत प्यार करती और उसका खूब ख्याल रखती। अरे मेरी बेटी, अपना थोड़ा ख्याल रखा कर, नहीं तो तेरे पिताजी बोलेंगे कि मैंने उनकी बेटी का ख्याल नहीं रखा। कुछ दिनों बाद पिंकी माँ बनने वाली होती है। हिम्मत सिंह उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। अरे हिम्मत सिंह, मिठाई खिलाओ मिठाई। भाई तुम पिताजी बनने वाले हो और पिंकी बेटी तुम भी थोड़ा खाया पिया करो, नहीं तो तुम्हारे होने वाले बच्चे पर भी असर आएगा। हिम्मत सिंह ये बात सुनकर बहुत खुश होता है और घर पहुंचकर ये खुशखबरी अपने घर वालों को देता है। उसके बाद पिंकी अपना ध्यान रखना चालू कर देती है। जब से मैं माँ बनने वाली हूँ मुझे कुछ ज्यादा ही भूख लग रही है। तभी चंपा वहाँ आ जाती है और बोलती है, बेटी खाओ फिर खूब, कोई तुम्हारा मुंह थोड़ी पकड़ रहा है। इसके बाद चंपा पिंकी को खूब खिलाती पिलाती और उसका ध्यान रखती। लेकिन एक दिन जब पिंकी रोटी खा रही होती है तभी चंपा वहाँ आती है। ये कैसी भुक्खड़ गले पड़ गई है हमारे, देखो तो ऐसा लगता है जैसे सब घर वालों का खाना अकेले ही खा जाएगी। अरे माँ जी, आप ये बात क्या कह रही हैं? क्या हुआ? लेकिन चंपा कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद तो मानो ये रोज की बात बन गई थी। चंपा रोज किसी न किसी बहाने से पिंकी को भला बुरा कहती रहती। एक दिन तो हद ही हो गई जब चंपा ने पिंकी पर हाथ उठा दिया और उसे खूब मारा। जब देखो खाती रहती है, घर का राशन क्या तेरा बाप दिलाता है? बोल उसे जाकर तेरे हिस्से का पैसा दिया करे। मनहूस बाप की मनहूस बेटी। अपने पिताजी की बुराई सुनकर पिंकी से भी रहा नहीं जाता और वो रोते रोते बोलती है, माँ जी, आप मेरे पिताजी को बीच में क्यों ला रही हैं? भला उन्होंने क्या किया है? आपको जो भी कहना है मुझे कहिए। तभी वहाँ हिम्मत सिंह भी आ जाता है और पिंकी को डांटते हुए बोलता है, चुप करो पिंकी, तुम मेरी माँ से तेज आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? माँ बिल्कुल सही कह रही है। हिम्मत सिंह की ये बात सुनकर पिंकी बिल्कुल और अपने पिता श्यामलाल को फोन करती है। पिताजी,
पिताजी, मुझे यहाँ से अपने घर ले चलो। यहाँ पर सब बुरा भला कहते हैं और आपकी भी बेइज्जती करते हैं। रो मत बेटी, हौसला रख। वैसे भी शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल ही होता है। तू हौसला रख, मैं कुछ करता हूँ। ऐसा कहकर श्यामलाल फोन काट देता है। तभी वहाँ चंपा आ जाती है। हो गई हमारी चुगली तेरे भिखारी बाप से। कुछ नहीं करेगा वो तेरी मदद के लिए। ऐसा कहकर चंपा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद तो मानो ये रोज की बात ही हो जाती है। चंपा पिंकी को किसी न किसी बहाने मारती पीटती। उसके बाद धीरे धीरे चंपा ने पिंकी को खाना भी कम देना शुरू कर दिया। ये ले भुक्खड़, ठूस ले और फिर घर के सारे काम भी खत्म कर जल्दी से। माँ, मेरे शरीर में एक और जीवन है। मुझे भूख ज्यादा लगती है। मुझे थोड़ा सा और खाना दिया करो। कहीं इस बेजुबान को कुछ हो न जाए। हाँ हाँ हाँ, जीवन है तो मैं क्या करूं? तेरे भिखारी बाप ने कौन सा टकसाल दे दिया है जिसमें नोट छप रहे हैं? जो है खा ले और घर के काम जल्दी से खत्म कर। एक दिन चंपा, हिम्मत सिंह और ढीला सिंह बैठे बातें कर रहे होते हैं और पिंकी कमरे के बाहर खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगती है। अरे ये करमचली तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही। सोचा था कि भाग जाएगी तो अपने हिम्मत की शादी किसी दूसरी लड़की से करा के कुछ पैसे कमा लेंगे। लेकिन भगवान, इसके बाप ने भी तो इतनी मोटी रकम दी है। तुम तो चुप ही करो। तुम्हारा बस चले तो जो है वो भी लुटा दो इस भुक्खड़ पर। शादी में दिया था, अब तो कुछ नहीं देता वो। सही कह रही हो माँ, मुझे तो ये पिंकी शुरू से ही पसंद नहीं थी, लेकिन आपके कहने पर मैंने इससे शादी कर ली। तू चिंता ना कर बेटा, बस एक मौका मिल जाने दे, तुझे भी इस पिंकी से आजाद करा दूंगी। तभी पिंकी वहाँ आ जाती है। मैं तो अब तक तुम लोगों को अपना मानकर इस घर में जी रही थी। मुझे लगता था कि मेरे अंदर ही कोई कमी है जिसके कारण तुम लोग मुझसे नाराज रहते हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम लोग दहेज के लालची हो। मैं अभी पुलिस के पास जा रही हूँ और तुम सबकी शिकायत करूंगी। तभी चंपा उठती है और उसे जोर से थप्पड़ मारती है। पुलिस के पास तो तू तब जाएगी ना जब यहाँ से जिंदा बचेगी। हिम्मत, पकड़ इसको और बांध दे कुर्सी से। हिम्मत पिंकी को कुर्सी से बांध देता है। तभी ढीला सिंह अपने हाथ में पेट्रोल की बोतल लेकर आता है। ये देखकर पिंकी डर जाती है। पिताजी, पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? ये पेट्रोल किस लिए? पिंकी बेटी, हमें तो चुप करने का एक ही तरीका आता है। डाल दे ये पेट्रोल इस पिंकी के ऊपर। चंपा के कहते ही हिम्मत सिंह पिंकी के ऊपर पेट्रोल डाल देता है और फिर आग लगा देता है। चलो अच्छा हुआ, इस मनहूस से मेरी जान छूटी। अब मैं भी आजाद हूँ। पिंकी जलने लगती है और दर्द से चिल्लाती है। छोड़ दो मुझे, कोई तो बचाओ मुझे। हिम्मत, ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ऐसा पाप मत करो। बचाओ माँ। कोई नहीं बचाएगा तुझे, कोई नहीं बचाएगा। अब तेरे साथ तेरी ये होने वाली निशानी भी खत्म हो जाएगी और मैं आजाद हो जाऊंगा। और फिर नया शिकार। उसके बाद वो सारे वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पिंकी मरने के बाद चुड़ैल बन जाती है। इन दुष्टों ने मुझे मार डाला दहेज के लालच में। मेरे पेट में पल रहे छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ा। मैं इन सब दुष्टों को मार डालूंगी, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कुछ दिनों बाद चंपा अपने बेटे हिम्मत सिंह की दोबारा शादी की योजना बनाती है। उसी रात चुड़ैल उनके घर आती है। चुड़ैल के घर में आते ही घर के सारे दरवाजे खिड़कियां अपने आप बंद हो जाते हैं। ये देखकर चंपा, हिम्मत सिंह और ढीला सिंह डर जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद क्यों हो रहे हैं? तभी चुड़ैल उनके सामने आ जाती है। दुष्टों, अब ये तुम्हारी मौत के बाद ही खुलेंगे। ऐसा कहकर चुड़ैल उन सबको आग लगा देती है। वो तीनों जलने लगते हैं और थोड़ी देर में जलकर राख हो जाते हैं। फिर चुड़ैल लक्ष्मी से कहती है, ये है मेरी कहानी। इस तरह से मैंने उन दुष्टों से अपनी और अपने बच्चे की मौत का बदला ले लिया। आज से जब भी भूख लगे आप मेरे घर खाना खाने आ जाना। ठीक है। कोल्हापुर नाम का एक बहुत पुराना इलाका था। वहाँ पे जगन नाम का एक आदमी था जिसके लच्छे पराठे
पूरे इलाके में बेहद मशहूर थे। जगन के लच्छे पराठे खाने दूर दूर से लोग आते थे और वो भी अपनी दुकान में काफी व्यस्त रहता था। उसकी दुकान पे कई सारे नौकर चाकर थे, जिनमें से एक थी माधुरी। माधुरी जगन की दुकान पे लच्छे पराठे बनाने सीखने आई थी, लेकिन उसका अच्छा काम देखकर जगन ने उसे अपनी दुकान पे ही काम पे रख लिया था। क्या बात है जगन भाई, आपने माधुरी को भी अपने लच्छे पराठे बनाने की कला सिखा दी है। अब तो ये आपके जैसे ही पराठे बना लेती है। अरे इसमें मैंने क्या किया भाई, ये तो सबकी अपनी अपनी कला है। माधुरी में वो कला पहले से ही थी, मैंने तो बस उसे निखारने में इसकी मदद की है। सही बात है। फिर माधुरी और जगन अपने अपने काम पे लगे रहते हैं और शाम हो जाती है। शाम को जगन दुकान बंद कर देता है और माधुरी भी अपने घर के लिए निकल पड़ती है। वो अकेली रहती थी और उसका घर पास में ही था। ओहो, आज तो बड़े ही ग्राहक थे दुकान पे। कितने सारे लोग आए हुए थे लच्छे पराठे खाने के लिए। मेरे तो हाथ ही दुख गए पराठे बनाते बनाते। अरे अरे तो आओ, मैं तुम्हारे हाथ दबा दूं मेरी मधुरानी। माधुरी पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पे बिरजू खड़ा हुआ था। वो एक नंबर का आवारा किस्म का लड़का था और वो काफी वक्त से माधुरी के पीछे पड़ा हुआ था। वो माधुरी से शादी करना चाहता था। अरे तू फिर आ गया लफंगा, तुझे कितनी बार समझाया है कि मुझसे दूर रहा कर, लेकिन तुझे तो बात समझ में ही नहीं आती है। अरे क्यों भड़क रही हो तुम मधु, कभी कभार जरा प्यार से भी बात कर लिया करो ना। अरे मेरी जूती करे तुझसे प्यार से बात, और क्या ये मधु मधु लगा रखा है। मेरा नाम माधुरी है, माधुरी। फिर माधुरी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और बिरजू हंसते हुए खुद से कहता है, अरे मेरी प्यारी मधु, कब तक मुझसे भागती रहेगी? एक न एक दिन तो तुझे मुझसे शादी करनी ही होगी। मधु बिरजू से बहुत परेशान थी। वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन मधु को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मधु उसे लगातार नजरअंदाज कर रही थी, क्योंकि वो अकेली रहती थी और इसलिए वो कोई परेशानी नहीं चाहती थी। अगले दिन माधुरी फिर से तैयार होकर लच्छे पराठे बनाने पहुंच गई। मधु अपने काम पर लगी हुई थी, लेकिन तभी वहां पर बिरजू आ गया। अरे तू फिर आ गया, तुझे एक बार समझाया ना, बात समझ नहीं आती है क्या? देख माधुरी, मेरी बात को समझने की कोशिश कर। अरे मैं तेरी सारी जरूरतों का ख्याल रखूंगा, तू एकदम रानी की तरह रहेगी मेरे साथ। मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर देना। तेरा दिमाग तो ठीक है ना बिरजू, या फिर तू नशे में बात कर रहा है? भला मुझे तेरी कौन सी जरूरत पड़ने लगी? अरे मैं अपनी मेहनत से लच्छे पराठे बनाती हूँ और तेरे जैसे 4-5 निकम्मों से ज्यादा मैं अकेली कमा लेती हूँ। मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है और ये मेरी तरफ से तुझे आखिरी चेतावनी है। अब अगर तू मुझे दोबारा नजर भी आया ना, तो मैं पुलिस स्टेशन में तेरी शिकायत दर्ज करा दूंगी, समझा? इतना कहकर माधुरी वहां से चली गई, लेकिन बिरजू को बड़ा अपमानित महसूस हो रहा था। माधुरी ने उसे निकम्मा कहकर उसके मुंह पर एक बड़ा तमाचा मारा था। ये माधुरी तो बहुत ही घमंडी निकली। कहाँ मैंने इसे रानी बना के रखने के सपने देखे थे और कहाँ इसने मुझसे दुश्मनी मोल ले ली है। तो फिर ठीक है, बहुत घमंड है ना इसे अपने लच्छे पराठे बनाने के काम पर। अब मैं भी देखता हूँ कि ये पराठे कैसे बनाएगी। अगले ही दिन बिरजू ने अपने इरादों को अंजाम देने की ठान ली। उसे पता था कि लच्छे पराठों का आटा माधुरी ही गूंथती थी और इसीलिए वो सुबह जल्दी उठकर माधुरी के घर के बाहर पहुंच गया। माधुरी ने आटा बनाकर रख दिया था और दुकान पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। यही सही मौका है, जल्दी से जाकर अपना काम कर देता हूँ। बिरजू खिड़की से अंदर कूद गया और उसने माधुरी के गुथे हुए आटे में एक पाउडर छिड़क दिया और वहां से बाहर निकल आया। माधुरी की बच्ची, अब देखता हूँ कि कौन खाता है तेरे लच्छे पराठे। बहुत घमंड था ना तुझे कि तू मेरे जैसे 4 निकम्मों जितना कमा लेती है। अब जब सारे इलाके के लोग तेरे पराठे खाकर उल्टियां करते घूमेंगे, तब देखता हूँ कि तू क्या करेगी। माधुरी इन सब चीजों से अनजान थी और रोज की तरह अपने काम पर चली गई, लेकिन 1 घंटे के अंदर ही जगन की दुकान पर बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। अरे क्या हुआ? आप सब लोग यहाँ एक साथ क्यों आए? क्या बात हो गई? क्या बात हो गई? अरे एक तो तुमने हम लोगों को खराब पराठे खिलाए और अब मासूम बन रहे हो। तुम्हारी वजह से कितने ही लोगों की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। क्या? अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आज से पहले तो ऐसा। हाँ, अब ये तो तुम ही जानो कि आज से पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ और आज क्यों हुआ। हमें तो बस इतना पता है कि
पैसों के लालच में तुमने अपने पराठों में मिलावट की है। हाँ, और इसकी वजह से कई लोग बहुत बीमार हो गए हैं और इसकी भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी। अपनी ये दुकान अभी के अभी बंद करो और हम तुम्हें अब यहाँ पे बिजनेस नहीं करने देंगे। अरे आप लोग जरा शांत हो जाइए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने आज पराठे बनाए ही नहीं है। पराठों का आटा तो माधुरी ने गूंथा था और बनाए भी उसी ने है, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं पता कि आप लोग किस मिलावट की बात कर रहे हैं। अरे तो आप क्या कहना चाहते हैं जगन भैया? क्या मैंने मिलावट की है? वो सब मुझे क्या पता, वो तो तू ही जाने माधुरी। तुम लोग अपना ये ड्रामा कहीं और जाकर कर लेना। हाँ, अब तो हमें यहाँ तुम्हारी दुकान नहीं चाहिए बस। चलो भाइयों, इनका सब सामान उठाओ और यहाँ से बाहर फेंको। नहीं नहीं नहीं, रुक जाइए, ऐसा मत करिए। जगन उन लोगों को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उनकी नहीं सुनता है और देखते ही देखते उसकी दुकान का सारा सामान सड़क पर फेंक दिया जाता है। ये सब तेरी वजह से हुआ है कलमुही। मैंने तुझे अकेला समझकर तुझ पे तरस खाया और तूने अपने लालच के चलते मेरी ही दुकान को बर्बाद कर दिया। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। चल निकल जा मेरे सामने से। माधुरी रोते हुए वहां से चली गई। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब किसने किया। चलते चलते माधुरी अपने ख्यालों में इतना खो गई कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि सामने से गाड़ियां आ रही थी। अचानक से माधुरी के सामने एक कार आ गई और माधुरी को टक्कर मारकर चली गई। कार वाला टक्कर मारकर भाग गया था और लोग माधुरी को हॉस्पिटल ले गए, लेकिन उसे बहुत तेज चोट लग गई थी और आखिरकार उसकी मौत हो गई। मरने के बाद माधुरी एक चुड़ैल में तब्दील हो गई थी और वहीं हॉस्पिटल में खड़ी ये सब तमाशा देख रही थी। अरे हाँ, इसमें बुरा क्या हुआ? ये तो कर्मों का फल है। उसने लोगों को खराब पराठे खिलाए और सबकी तबीयत खराब कर दी। लोग अभी तक उल्टियां करते घूम रहे हैं। ये तो ऊपर वाले का न्याय है। उसने दूसरों के साथ बुरा किया, इसीलिए उसके साथ भी बुरा हुआ। लोगों की ऐसी कड़वी बातें सुनकर माधुरी चुड़ैल का खून खौलने लगा। ये लोग कितने बुरे हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था और ये लोग मेरे मरने के बाद भी मुझे इतना भला बुरा सुना रहे हैं। ठीक है, अभी तक तो मैं बुरी नहीं थी, लेकिन अब इन लोगों के लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं लच्छे पराठे बनाने वाली ऐसी भयानक चुड़ैल बन के दिखाऊंगी, ये सारे लोग अगले 10 जन्मों तक मुझे याद रखेंगे। गुस्से में माधुरी जगन की तबाह हो चुकी दुकान पे गई और अपने जादू से सारा सामान सही से लगा दिया। फिर वो अंदर जाकर लच्छे पराठे बनाने लगी। आसपास के कुछ लोगों ने उसे देखा तो वो दुकान पर आ खड़े हुए। चुड़ैल ने पलटकर उस आदमी को देखा। उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वो आदमी भागने की कोशिश करता है, उसके पहले ही चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया। तुम लोगों ने मेरा बहुत दिल दुखाया है, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। एक एक करके सबसे बदला लूंगी, लेकिन सबसे पहले तू खुद आया है मरने के लिए, इसीलिए मैं तुझे और भी खास मौत दूंगी। चुड़ैल गुस्से में एक बड़ा सा लच्छा पराठा उठाती है और उस आदमी के मुंह में ठूंस देती है। ये ले, खा और खाकर मर जा। मेरे पराठे मिलावटी नहीं थे, लेकिन अब मेरे यही पराठे तुम सबकी मौत का कारण बनेंगे। चुड़ैल गुस्से में उस आदमी के मुंह में पराठे ठूंसती ही जा रही थी और वो आदमी सांस तक नहीं ले पा रहा था। आसपास कई लोग जमा हो गए थे और वो भी ये भयानक नजारा देख रहे थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो चुड़ैल को रोक सके। तभी वहां पर जगन आ गया। ये सब क्या हो रहा है? माधुरी, क्या ये तुम हो? हाँ, मैं ही हूँ और मैं अपना बदला ले रही हूँ। माधुरी, हम दोनों के ही साथ गलत हुआ है। तुम्हें भी अपने काम से हाथ धोना पड़ा और मेरी भी दुकान बर्बाद हो गई, लेकिन मुझे माफ कर दो। औरों की तरह मैंने भी तुम पर शक किया। मैं उस वक्त इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि मुझ में बिल्कुल भी धीरज नहीं बचा था और मैंने तुम्हें उल्टा सीधा कह दिया। लेकिन मैंने पता लगा लिया है कि मिलावट किसने की थी। बिरजू ने। जगन की बात सुनकर चुड़ैल के साथ साथ वहां खड़े सभी लोग परेशान हो जाते हैं। जगन की बात सुनकर चुड़ैल का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने जगन से कहा, जगन भाई, मुझे अभी के अभी उस बिरजू के पास ले चलो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मगर जगन के साथ जाने से पहले माधुरी कई सारे लच्छे पराठे बना लेती है और उसे पैक करके अपने साथ ले जाती है। थोड़ी ही देर में माधुरी और जगन बिरजू के घर पहुंच जाते हैं और बिरजू उन दोनों को देखकर दंग हो जाता है। चुड़ैल अपने लच्छे पराठे निकालती है और बिरजू को पराठे खिला खिलाकर उसे मार देती है। बिरजू को मारने के बाद माधुरी की आत्मा को भी शांति मिल जाती है और वो चली जाती है। इसके बाद जगन फिर से अपने लच्छे पराठे की दुकान
खुशी खुशी